एक ऐसी ही कमजोरी हमने पूरी दुनिया को 21 साल पहले कांधार में दिखाई थी, अफगानिस्तान के कांधार में। वर्ष 1999 में आज ही के दिन इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को काठमांडू और दिल्ली के बीच हाईजैक कर लिया गया था। IC-814 के 189 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की रिहाई के बदले भारत को उस जमाने में मसूद अजहर सहित 3 खूंखार आतंकवादियों को जेल से रिहा करना पड़ा था। दबाव, उनके गुस्से और आक्रोश के सामने भारत की तत्कालीन सरकार को झुकना पड़ा था और तब से लेकर आज तक भारत को एक राष्ट्र के तौर पर उसी कमजोरी का खामियाजा अक्सर भुगतना पड़ा है। उस समय किसी को देश की परवाह नहीं थी, सबको IC-814 में फंसे अपने लोगों की फिक्र थी। विमान में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही थी, आतंकवादियों से बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रहे थे, हर रणनीति पर विचार किया जा रहा था। लेकिन आम लोगों का दबाव इतना ज्यादा था, उन लोगों के परिवार जो फंसे हुए थे इस विमान में, उन लोगों के परिवारों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया और देश का माहौल ऐसा बन गया कि राष्ट्र कमजोर पड़ गया। उस समय बंधकों के परिवार बहुत बेचैन हो गए थे और वो सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे। कुछ बंधकों के रिश्तेदारों ने प्रधानमंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिए। सबकी एक ही शिकायत थी, एक ही मांग थी कि सरकार बंधकों पर कोई फैसला नहीं ले रही है और उनकी जान खतरे में है। लेकिन सभी लोग एक ही फैसला होते हुए यह देखना चाहते थे कि वो फैसला यह था कि किसी भी कीमत पर उनके घर वालों की वापसी हो जाए, फिर भले ही देश की सुरक्षा से समझौता करना पड़े, आतंकवादियों को रिहा करना पड़े, कश्मीर छोड़ देना पड़े और चाहे तो पाकिस्तान के सामने घुटने ही क्यों ना टेकने पड़े। उस समय का माहौल एक बार फिर से आज आप देखिए। अब उन्होंने मना किया है। हम ये कहना चाहेंगे, हमें ये कहना है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारे सारे बच्चों को बचाओ। बच्चे वहाँ 72 घंटे से ऐसे बैठे हुए सीट के ऊपर, चाहे आप दो आदमी को भैया मैं जानने दो मेरे भाई को। 4 दिन हो गए मेरा बिहारी जवाब दो, अटल बिहारी जवाब दो, अटल बिहारी जवाब दो, अटल बिहारी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कहाँ है जवाब दो। ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग उस विमान में फंसे थे, जिनका अपहरण कर लिया गया था, उनके परिवार के लोग बहुत परेशान थे और वो चाहते थे कि उनके परिवार के सदस्यों को किसी भी तरीके से वापस लाया जाए। उनकी बात सही है, उनका ये दुख बिल्कुल सही है। धीरे धीरे ये दुख गुस्से में बदल गया। उसके बाद धरने प्रदर्शन होने लगे और उस समय की विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे धरने प्रदर्शन का, ये जो पूरा माहौल तैयार हुआ, इसका पूरा फायदा उठाया और इन लोगों के जरिए सरकार पर दबाव डालना शुरू किया और यह साबित करना शुरू कर दिया कि भारत की सरकार फेल हो गई है, भारत की सरकार डरपोक है और भारत की सरकार के पास अब कोई सॉल्यूशन इस पूरे मामले का बचा नहीं है और यह सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। उसके ऊपर से मीडिया ने भी दिन रात लगातार 24 घंटे इन तस्वीरों को चलाना शुरू कर दिया। उस समय जी न्यूज लगातार इस खबर को आप तक पहुंचा रहा था। जैसा हम आपको बता चुके हैं, जी न्यूज देश का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल है, सबसे पुराना न्यूज चैनल है जी न्यूज और उस समय देश में हर जगह, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, लोगों के घरों में हो, लोग सिर्फ जी न्यूज पर इस पूरे घटनाक्रम को लगातार 24 घंटे देख रहे थे। ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं इस समय, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है और उस एयरपोर्ट पर भी आप देखिए, दिल्ली के एयरपोर्ट पर लोग कैसे टकटकी लगाकर जी न्यूज ही देख रहे हैं, जानने के लिए कि इस पूरे मामले में क्या हुआ। देखिए, उस समय आपको हमारा वो टेलीकास्ट नजर आएगा और मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं, उस समय भी मैं जी न्यूज के इसी स्टूडियो में था कि माहौल कैसा बन चुका था और विपक्षी पार्टियों ने इन लोगों को और भड़काना शुरू कर दिया था। उस समय जी न्यूज जैश-ए-मोहम्मद और मसूद अजहर की एक एक गतिविधि के बारे में देश को लगातार 24 घंटे खबर दे रहा था, क्योंकि जी न्यूज पहला 24 घंटे का चैनल था देश का। इससे पहले हमारे देश ने
24 घंटे का न्यूज चैनल कभी देखा नहीं था जिस पर लगातार खबरें आती हों। अफगानिस्तान के कंधार में इन आतंकवादियों की रिहाई से लेकर इनका पाकिस्तान पहुंचने तक का पूरा सफर जी न्यूज ने लगातार देश को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। और उस वक्त देश और पूरी दुनिया ने जी न्यूज की खबरों पर भरोसा किया और जी न्यूज के माध्यम से ही हाईजैकिंग से जुड़े तथ्य अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देखे। तब भारत एक दोराहे पर खड़ा हुआ था। एक तरफ लोगों की भावनाएं थीं, एक तरफ देश का मूड था यानी, और दूसरी तरफ राष्ट्रहित था। और ये दोनों बातें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। देश का मूड अलग दिशा में जा रहा था और राष्ट्रहित अलग दिशा में जा रहा था, और सरकार को इनमें से एक को चुनना था। और उस दिन सरकार ने देश के मूड को चुन लिया। मीडिया से लेकर विपक्षी नेताओं और आम लोगों ने भी केंद्र सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव बना दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके खिलाफ नारे लगने लगे। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि लोग सड़कों पर आकर मेरे खिलाफ ऐसे नारे लगाएंगे। कुछ टीवी चैनल्स ने भी दिन रात प्रसारण करके इन विरोध प्रदर्शनों को बहुत प्रमुखता से दिखाया। सारे अखबार सिर्फ इसी खबर से भरे हुए थे। सरकार दबाव में आ गई। और आज ये मत समझिए कि आज हम देश के बाकी मीडिया को दोष दे रहे हैं। उस समय जी न्यूज की कवरेज भी ऐसी ही थी और उस मीडिया में हम भी शामिल थे जिन्होंने लगातार 24 घंटे सिर्फ यही खबर लोगों तक दिखाई। उस समय भारत का मीडिया बहुत परिपक्व नहीं हुआ था, वैसे तो आज भी नहीं हुआ है। हम लोग भी सीख ही रहे थे। 24 घंटे का पहला न्यूज चैनल था और हमें लगा यह बहुत बड़ी खबर है, और वाकई खबर थी भी। एक न्यूज चैनल के तौर पर हमने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया, अपनी भूमिका हर तरह से निभाने की कोशिश की, लोगों की सारी बातों को, उनकी भावनाओं को देश के सामने रखा, जैसे आ रहा था वैसे ही। हालांकि इस कोशिश में अब आज ऐसा लगता है कि हमसे राष्ट्रहित की अनदेखी कहीं ना कहीं हो गई। उस समय मीडिया और हम लोग भी ये तय नहीं कर पाए कि हमें राष्ट्रहित को पहले अपने सामने रखना है या फिर देश के मूड को अपने सामने रखना है। और हमें लगा कि जो देश का मूड है, जो देश के लोग उस समय चाहते हैं, वही शायद भारत के लिए सही है, जो कि गलत था। और आज भी हर बार हम हमेशा हर साल आज के दिन आपसे यही कहते हैं कि हम इस मामले में आपके सामने भूल सुधार करना चाहते हैं। और उस समय मीडिया से लेकर विपक्षी नेताओं और आम लोगों ने सरकार पर जो दबाव बनाया वो शायद सही नहीं था। तब जी न्यूज ने भी 100% सही भूमिका शायद नहीं निभाई थी। देश की जनभावना IC 814 में फंसे लोगों को किसी भी कीमत पर वापस लाने की थी, चाहे उसके लिए आतंकवादियों को भी छोड़ना पड़े या इससे भी कोई और बड़ी मांग माननी पड़े। और इस दबाव की वजह से सरकार चाहकर भी राष्ट्रहित में फैसला नहीं ले पाई, जो कि भारत के भविष्य के लिए सही होता। हालांकि आज जी न्यूज की पहचान एक राष्ट्रवादी मीडिया के तौर पर होती है। आप सब सोचते हैं कि जी न्यूज देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी चैनल है और हम राष्ट्रहित के हर फैसले का समर्थन करते हैं, इस कीमत पर भी करते हैं कि कई बार देश के लोग, आम लोग हमसे नाराज हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने शायद उनके मन की बात नहीं कही। जो वो सुनना चाहते थे वो हमने उन्हें नहीं बताया, जो वो मानना चाहते हैं, जो उनका मन स्वीकार करना चाहता है, हम वो बात नहीं कह रहे। और इसीलिए तो कहते हैं कि सच कड़वा होता है। और एक जिम्मेदार न्यूज चैनल को यह बात समझनी होती है कि देश के हित में क्या है और लोगों का मूड, इस समय जो भावुक मूड होता है कई बार, वो क्या है, और उस मूड में, उन भावनाओं में बह नहीं जाना है। इसलिए उसके बाद से हमने सीखा, और आपने देखा होगा कि बहुत बार आपका मूड कुछ और कहता है, आपकी भावनाएं कुछ और कहती हैं और जी न्यूज कुछ और कहता है। वो इसलिए क्योंकि जो भारत के लिए सही होता है वही हम आपके सामने कहते हैं। लेकिन ये फैसला हम 1999 में नहीं ले पाए थे और उसका हमें आज तक दुख होता है कि हमने उस समय लोगों को सही बात क्यों नहीं बताई। आज अगर आप इस घटना पर विचार करें तो लगता है कि अगर देश और मीडिया ने मिलकर तब राष्ट्र का साथ दिया होता, लोगों ने और मीडिया ने मिलकर, विपक्ष के नेताओं ने मिलकर देश का साथ दिया होता, तो सरकार एक कड़ा फैसला भी ले सकती थी। यहां तक कि सरकार के राजनीतिक विरोधी भी दबाव बनाने वालों का ही साथ दे रहे थे, जैसा कि आज भी दे रहे हैं। यानी सरकार को किसी पक्ष का साथ उस समय मिला ही नहीं, ना मीडिया का मिला, ना देश के लोगों का मिला, ना विपक्षी पार्टियों का मिला। आतंकवादी मसूद अजहर को रिहा करना हमारी सबसे बड़ी हार थी,
लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को उसकी रिहाई की इनसाइड स्टोरी नहीं पता होगी। IC-814 की हाईजैकिंग के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर थे और तब उन्हें ही इस पूरे हॉस्टेज नेगोशिएशन की जिम्मेदारी दी गई थी। इस हाईजैकिंग के लगभग 10 वर्षों के बाद साल 2009 में जी न्यूज ने उनके साथ एक बहुत ही खास बातचीत की थी, एक इंटरव्यू उनका किया था और अजीत डोवल ने उस दौर के दबाव का तब पहली बार देश के सामने जिक्र किया था। अपनी आंखों देखी कहानी सुनाई थी और यह भी बताया था कि इस मामले में उन्हें किस बात का आज भी सबसे ज्यादा अफसोस है। आज आपको अजीत डोवल की वो बातें एक बार फिर से सुननी चाहिए। हम तो अपनी भूल सुधार रहे हैं, लेकिन क्या देश के लोग भी अपनी भूल सुधारना चाहेंगे? एज ए प्रोफेशनल ना आप झुकने की बात करते हैं और ना आप खड़े होने की बात, आप एक प्रोफेशनल तरीके से इसको देखते हैं। प्रोफेशनल चैलेंज ये था कि रूपेन कटियाल को मार दिया गया था, वो ऐसी जगह पर जबकि वो हॉस्टाइल टेरिटरी में नहीं, फ्रेंडली टेरिटरी में था, जबकि वो दुबई के अंदर में एयरपोर्ट, एयरफोर्स के एयरपोर्ट में था। यहां पर आने के बाद में उनके ऊपर में फिजिकल एक्शन लेने की कोई संभावनाएं नहीं थी। वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहां पर एक्सेस करने के लिए अगर हमें लोगों को लाना भी पड़े तो हमको जहाज आने के लिए शायद पाकिस्तान से परमिशन भी नहीं मिलती, और उसके लिए कितने लोग चाहिए वो भी एक बहुत बड़ी तादाद होती है अगर उनके नीचे टैंक्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और आर्टिलरी गन्स वगैरह वहां पर वो थे। और उसके अलावा अगर हम ये कोशिश भी करते थ्योरेटिकली, हालांकि तो सबसे पहले जो नुकसान होता वो पैसेंजर्स का होता, क्योंकि वो प्लेन तो उड़ा ही दिया जाता। उसके बाद की लड़ाई में क्या होता वो अलग बात है। इसलिए आपका अगर ऑब्जेक्टिव लोगों की जान को बचाना था, अगर उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपनी डिमांड्स को मिनिमाइज करें और अपने को वो करें, तो ये एक था कि एक प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर में गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, और हमारे को 31 दिसंबर तक जिस तरह का दबाव आ रहा था कि जल्दी से जल्दी वो करें, देश के अंदर में बहुत ज़्यादा एक वैसी भावना पैदा हो रही थी। और राष्ट्र का मनोबल एक बड़ी भारी चीज़ होती है। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी फौज, कोई भी ये इस चीज़ को इस तरह के कदम नहीं लेती है जिससे राष्ट्र का मनोबल टूट जाए। अगर राष्ट्र का मनोबल ये होता है कि हमारे इतने लोग बेगुनाह वहाँ पर मारे जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्रोफेशनल तरीके से अगर हम अपने गेन्स को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते तो हमने अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश। हमेशा उनका रिफ्रेन ये होता था कि आप क्या करेंगे, आपकी भी तो मजबूरी है। अपनी जनता को देखिए, अपने मीडिया को देखिए, जो आपकी सरकार को मजबूर करेगी आपको तो छोड़ने ही पड़ेंगे, आप इससे हट नहीं सकते। तो प्रेशर जो ग्राउंड सिचुएशन का प्रेशर था वो उनके लिए एक इंटेलिजेंस इनपुट था जो कि उनके फेवर में था। और हमारे को अगर कोई इनपुट अवेलेबल हुई भी और हमें पता भी लग गया कि वो कौन लोग हैं, क्या हैं, तो हमारे पास उस इंटेलिजेंस को, उस इंफॉर्मेशन को फ्रूक्टिफाई करने के लिए जो साधन उपलब्ध हो सकते थे वो तालिबान की सरकार, वहाँ की जो लोकल सरकार थी, वो देने के लिए तैयार नहीं थी। वहाँ की सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं थी वो कोई कार्रवाई करे। और जब हमने उनसे कहा कि आप कुछ मत करें लेकिन हमें कार्रवाई करने की छूट दे दें, हम जो चाहें वो करें और हम इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी ज़मीन के ऊपर में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होने देंगे जिसमें खून खराबा। मलाल तो ज़रूर है एज ए नेशनलिस्ट, राष्ट्र के सम्मान को, राष्ट्र के एक गौरव को एक वो लगा, इसका मलाल है। हम वो नहीं कर पाए जो कि एक हमारे शक्तिशाली राष्ट्र को करना चाहिए था इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए, इस एयरक्राफ्ट को कंट्री से बाहर नहीं ले जाने के लिए। इसका एज ए नागरिक मलाल ज़रूर है कि हम लोग ये नहीं कर पाए। लेकिन इस बात का पर्सनल तौर से ये मलाल था कि जब ये हाईजैकर्स वहीं पर थे तो मैं हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया था और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था। और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहाँ पर थे, कि आप लोग आज़ाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का ज़रूर मलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे
और इनके अंदर में उस वक्त में एक राष्ट्रीयता की भावना जितनी होनी चाहिए जो नेचुरल था, शायद इतने समय तक कोई भी रहता तो वो होता। तो ये मुझे लगा कि जो हाईजैकर्स थे उनका मनोबल और उनको जो सपोर्ट था वहाँ पर ISI का, पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री होते हुए, पाकिस्तान एक सिग्नेटरी होते हुए यूनाइटेड नेशंस के एंटी हाईजैकिंग लॉज के बारे में, उन लोगों को इतनी पनाह और इतना वो दे रहा था और हम पाकिस्तान को डील नहीं कर पाए इफेक्टिवली। और उसके बाद की बात घटनाओं पर जो घटनाएं होती चली, पाकिस्तान ने हमारे को ब्लीड किया। इस बात का मुझे जरूर दुख है कि वो घटना अगर हो भी गई तो हमें 2 कदम जरूर उठाने चाहिए थे। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत कदम, और दूसरे 3 लोगों को उन्होंने छुड़वाया जरूर, लेकिन 33 लोग ऐसे बच गए थे जिनके के लिए डिमांड हुई थी और जो हमने नहीं छोड़े थे। शायद हम अपने कानून में ऐसा परिवर्तन कर सकते थे और हमें करना चाहिए कि अगर कोई आदमी बंदी हो और उनको छुड़ाने के लिए किसी ने प्लेन को हाईजैक किया या किसी को किडनैप किया, तो उन लोगों के लिए जो प्रिज्यूम हो, ये कानून प्रिज्यूम करेगा कि वो लोग टेररिस्ट हैं और वो गिल्टी हैं। अपनी इनोसेंस प्रूव करने का ओनस उन पर होगा, पुलिस के ऊपर में नहीं। तो कम से कम उसके आधार पर हम उन्हें सजा दिलवा पाते। शायद अभी भी उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको कि हम सजा नहीं दिलवा पाए हैं। अगर उनके सामने ये उदाहरण बनता भविष्य के लिए कि अगर हमारे लोग नहीं छूटे, उसके बाद में उनको जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम उनको एक हमेशा के तौर पे ये नहीं मिल सकती है कि ये उसको ग्रांटेड ले। वो हमारी जेनरोसिटी को, वो हमारी उदारता को हमारी कमजोरी के रूप में परिवर्तित नहीं कर सके। ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने 2009 में कही थी और आप समझ सकते हैं कि आतंकवादियों का मनोबल उस समय कितना ऊंचा था। वो जानते थे कि भारत की सरकार झुक जाएगी, वो जानते थे कि भारत के लोग ही भारत की सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। भारत के लोग, भारत के नेता और भारत का मीडिया मिलकर सरकार पर इतना दबाव डाल देंगे कि सरकार को आतंकवादियों को छोड़ना ही पड़ेगा अपनी जेल से। ऐसा उस समय बाहर के आतंकवादी सोच रहे थे और उनकी बात बिल्कुल सही थी। इसलिए आपने देखा, जब एक राष्ट्र का मनोबल गिरा होता है, जब एक राष्ट्र कमजोर होता है, तो फिर वो राष्ट्र अपनी लड़ने की ताकत को भी खो देता है। और वो ताकत अगर हमने उस जमाने में दिखाई होती तो आज भारत कहीं ज्यादा मजबूत राष्ट्र होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आज का नया भारत होता और ये आज हुआ होता, या आज जो आप देखते हैं देश में जो राष्ट्रवाद की जो पूरी लहर है, अगर ये उस समय होती तो शायद हमारे देश की सेना कांधार पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी होती, बालाकोट की तरह एयर स्ट्राइक कर चुकी होती, आतंकवादियों के सामने झुकती नहीं, वहां जाकर उन्हें खत्म करती और अपने लोगों को सुरक्षित बचाकर वापस भी ले आती। यह है नया भारत। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था और यही वहां से सीखने की जरूरत है। यानी आज के दौर में हम राष्ट्रहित को जनता के मूड से ऊपर रखते और हमें रखना चाहिए था, क्योंकि जब जनता का मूड राष्ट्रहित से जीत जाता है तो भविष्य में इसका नुकसान उठाना पड़ता है। IC 814 में फंसे 189 लोगों की जान बचाने के लिए आतंकवादी मसूद अजहर को रिहा किया गया। हालांकि उसके बाद से इस आतंकवादी ने भारत के कितने सैनिकों और कितने आम लोगों की जान ली, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मसूद अजहर के साथ एक और आतंकवादी था, उसका नाम था अहमद उमर सईद शेख। इसे भी छोड़ दिया गया था। अहमद शेख पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश नागरिक है और आगे जाकर उसने 9/11 हमले की फंडिंग की और फिर अमेरिका के एक पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या का भी उस पर आरोप लगा। हालांकि आज ही पाकिस्तान की एक अदालत ने इस आतंकवादी को रिहा कर दिया है। अब आप सोचिए, और यह आतंकवादी 1999 में हमारी जेल में था। उस दिन अगर हमने इसको पकड़ कर रखा होता तो कितने लोग बच जाते। यानी इन आतंकवादियों को छोड़ना बहुत बड़ी गलती थी। अगर समय रहते इन आतंकवादियों को भारत में सजा मिल गई होती तो शायद उसके बाद की घटनाएं नहीं होती। तो यह एक बहुत बड़ी बात है जो हमें इस कांधार हाईजैक से सीखनी चाहिए। अब हम 3 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि भारत के लोग शांति के ऊपर शोर को क्यों चुनते हैं, लेकिन जो लोग शोर का चुनाव करके ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं उनके खिलाफ अब दिल्ली में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है।